प्रभात बच्चों आज हम काव्य खंड का तीसरा लेसन कुंवर नारायण की लिखी हुई 2 कविताएं कविता के बहाने और बात सीधी थी पर ये पाठ पढ़ेंगे। पहले हम कुंवर नारायण का परिचय जान लेते हैं। कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है। कुंवर नारायण ने सन 1950 के आसपास काव्य लेखन की शुरुआत की। इन्होंने चिंतनपरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा केरल का कुमारन आशान पुरस्कार। रचनाएं, ये तीसरे सप्तक के प्रमुख कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं काव्य संग्रह चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं इन दिनों। प्रबंध काव्य में इनकी रचना है आत्मजयी। कहानी संग्रह की अगर बात करें तो इनका कहानी संग्रह है आकारों के आसपास। इन्होंने एक समीक्षा लिखी, आज और आज से पहले, सामान्य, मेरे हस्ताक्षर, मेरे साक्षात्कार। सबसे पहले हम कविता के बहाने कविता के ऊपर बात कर लेते हैं, इसके उद्देश्य को और इस कविता के अंदर कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है, उस विषय पर बात करते हैं। कविता के बहाने कविता कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है, दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने की सीमा है और उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। देखिए बच्चों, ये जो इनकी पहली कविता है कुंवर नारायण की, कविता के बहाने, इसमें इन्होंने ये कविता तब लिखी थी जब काफ़ी सारे समाज में बहुत सारे लोग ये कहना जिन्होंने प्रारंभ कर दिया था कि आने वाले समय में कविताओं का अस्तित्व संकट में है। लोग कविता पढ़ते भी नहीं हैं, कहानी और निबंध वगैरह तो पढ़ लेते हैं, लेकिन कविता पढ़ना कोई पसंद नहीं करता है और आजकल लोग कविताएं लिख भी नहीं रहे हैं। तो इसी बात के प्रत्युत्तर में कवि ने ये कविता लिखी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि कविताएं लिखना भविष्य में बंद हो जाएगा, कवि हमेशा कविताएं लिखता रहेगा। उन्होंने इसके लिए अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से ये बात बताई। वो कहते हैं कि जिस तरह से एक फूल होता है, वो फूल खिलता है लेकिन उसके खिलने का एक मौसम होता है और फूल कुछ देर के लिए खिलता है, यानी सुबह खिलता है तो शाम तक मुरझा जाता है। लेकिन जो कविताएं होती हैं वो अगर एक बार खिल जाएं, कहने का अभिप्राय, अगर एक बार एक सुंदर रचना का निर्माण हो जाए तो युगों युगों तक लोग उसको पढ़ते हैं। जैसे हम तुलसीदास के रामचरितमानस की बात ले लें, शेक्सपियर के नाटकों की बात ले लें, कालिदास की रचनाओं की बात ले लें। ये ऐसे पुराने ग्रंथ हमारे पास है, ऐसी पुरानी किताबें हमारे पास है जो उस समय पर लिखी गई लेकिन जिसको आज तक लोग पढ़ रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि अगर कविता एक बार खिल गई, यानी एक बार अगर सुंदर कविता का निर्माण हो गया तो फिर वो कभी मुरझाती नहीं है, कभी समाप्त नहीं होती है। इसी तरह से उन्होंने चिड़िया के साथ भी इसकी तुलना की है। वो कहते हैं कि जैसे चिड़िया होती है, उसकी उड़ान की एक सीमा होती है, यानी चिड़िया एक स्तर पर जाकर उड़ सकती है, उससे ज़्यादा ऊंचाई पर वो नहीं उड़ सकती और वो कुछ देर के लिए उड़ती है, फिर उसको बीच में आकर विराम लेना पड़ता है क्योंकि वो थक जाती है।
लेकिन जो कवि होता है उसकी कल्पनाओं की जो उड़ान है उसकी कोई सीमा नहीं है। हम अपनी कल्पनाओं में कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं, खुद को कैसा भी मान सकते हैं। उन्होंने कहा कि चिड़िया की उड़ान की अपनी एक सीमा है, लेकिन कवि की कल्पनाओं की उड़ान की कोई सीमा नहीं है। तीसरी तुलना उन्होंने कविता की बच्चों के साथ की। वो कहते हैं कि जिस तरह से बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके मन में किसी तरह का कोई ईर्ष्या द्वेष की भावना नहीं होती। अगर वो किसी से लड़ते भी हैं, अपने दोस्तों से झगड़ते भी हैं, तो कुछ देर बाद वो वापस वैसे के वैसे हो जाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं वो कभी ज़्यादा संकोच नहीं करते। कोई भी उनकी तरफ मुस्कुरा कर देखता है तो उसको देख के मुस्कुराने लगते हैं। कोई उन्हें अपने पास बुलाता है तो वो चले जाते हैं। वो लोगों को आपस में मिलाने का काम करते हैं, लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। बच्चे कभी भी तोड़ने का काम नहीं करते हैं। इसी तरह से बच्चों के जो खेल है उसकी कोई सीमा नहीं होती। बच्चे किसी भी चीज़ पर खेलना शुरू कर देते हैं और उनके खेलने के बहुत सारे साधन होते हैं। इसी तरह से वो कहते हैं कि जो कविता होती है वो भी किसी विषय पर ही लिखी जा सकती है। बहुत ये शब्दों का खेल है। जिस तरह से बच्चों के पास असीमित साधन होते हैं खेलने के लिए, उसी तरह से जो कविता होती है उसमें असीमित उद्देश्य लक्ष्य होते हैं। ये शब्दों का खेल है, किसी भी विषय पर लिखी जा सकती है। और इसमें जैसे बच्चे सबको एक करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से जो साहित्य होता है, जो अच्छा साहित्य होता है, वो अच्छा साहित्य हमेशा लोगों में परस्पर प्रेम, भाईचारे और सद्भावना को ही पैदा करता है। वो कभी भी लोगों को तोड़ने का काम नहीं करता है। और ऐसा साहित्य जो आपस में विरोध की भावना का संचार करे, जो किसी दूसरे को हमें नीचा दिखाने का प्रयास करे या किसी दूसरे के प्रति हमारे मन में नफ़रत पैदा करे, वो साहित्य कभी भी अच्छा साहित्य नहीं कहला सकता। तो वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि जहाँ भी रचनात्मकता होती है, यानी क्रिएटिविटी जहाँ भी होती है, तो वहाँ पर सभी तरह के बंधन अपने आप टूट जाते हैं। चाहे वो बंधन भाषा का हो, चाहे वो बंधन खेल का हो, चाहे वो बंधन घर का हो, या फिर वो बंधन सरहदों का हो, या फिर खुद वक्त का ही क्यों ना हो। यानी जो हमारी रचनात्मकता होती है, आप ये देखिए कि हमारे जो कलाकार हैं, हमारा किसी देश के साथ कैसा भी ताल्लुक़ क्यों ना रहता हो, लेकिन कोई देश हमारे दोस्त भी हो सकते हैं, कोई देश हमारे तथाकथित दुश्मन भी हो सकते हैं, लेकिन हम वहाँ के जो कलाकार हैं उनकी हमेशा सराहना करते हैं। वो हमारे यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ के जो खिलाड़ी हैं दूसरे देशों में खेलने जाते हैं, हमारे यहाँ की जो फिल्में हैं दूसरे देशों में देखी जाती है, दूसरे देशों की फिल्में हम देखते हैं, हम वहाँ का साहित्य पढ़ते हैं, हम वहाँ की पेंटिंग्स की सराहना करते हैं, वहाँ की मूर्ति कला, वास्तुकला, स्थापत्य कला, यानी जितनी भी तरह के क्रिएटिव काम है, रचनात्मक काम है, वो कभी भी एक सरहद तक बंद कर नहीं रहते। वो सरहदों को पार कर देते हैं, उनका कोई वो किसी बंधन में नहीं रहते हैं। और सारा विश्व जो होता है, सारा संसार जो होता है, वो रचनात्मकता की कद्र करता है। इसलिए जो कविताएं होती हैं वो कभी भी सीमाओं के बंधन में बंध कर नहीं रहती। वो सीमातीत होती हैं, असीमित होती हैं उनकी शक्तियाँ, और वो लोगों को जोड़ने का काम करती हैं। अब देखिए कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। तो यहाँ पर सबसे पहले कवि जो है वो कविता की तुलना चिड़िया से कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो कवि होता है वो चिड़िया को देख करके, चिड़िया की उड़ान को देख करके उसी के बहाने से कविता लिखना प्रारंभ करता है। लेकिन वो भोली चिड़िया नहीं जानती कि कवि उसकी उड़ान को देखकर या चिड़िया को देखकर कविता लिखी जा रही है। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से जो चिड़िया होती है वो बाहर भीतर इस घर से उस घर हर जगह पर उड़ती है, लेकिन वो चिड़िया ये नहीं जानती कि उसकी उड़ान से कहीं ज़्यादा बड़ी कवि की कल्पनाओं की उड़ान है। चिड़िया को ये नहीं पता कि कवि अपनी कल्पनाओं में यहाँ से वहाँ, इधर से उधर और कहीं भी पहुँच सकता है। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि कवि की कल्पनाओं की उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं ज़्यादा है। तो बच्चों, इसमें अगर हम भाषा की बात करें तो इसमें तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सीधी सरल भाषा में कविता लिखी गई है और इसके साथ साथ 2 बार यहाँ पर प्रश्न अलंकार आया है
क्या जाने, मतलब यहाँ पर कवि चिड़िया से ही प्रश्न कर रहे हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब जो दूसरी तुलना है वो जो कवि हैं हमारे, वो फूलों के साथ कर रहे हैं। वो कहते हैं कि फूलों को देख करके, फूलों के रंग रूप आकार, उनकी गंध को देखकर, उनके बहाने से एक कवि अपनी कविता लिखता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, पर एक सुंदर फूल को नहीं पता कि जिस तरह से वो खिलता है उसी तरह से कविताएं भी खिलती हैं, या हम कह सकते हैं कि उससे और ज़्यादा बेहतर तरीके से कविताएं खिलती हैं। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। अब फूल को ये नहीं पता कि बिना मुरझाए महकना क्या होता है। जैसे फूल होते हैं वो बाहर भीतर इस घर उस घर, यानी कहीं पर भी महकते रहते हैं, कहीं पर भी उनका जो रंग है, उनकी जो सुंदरता है, वो हर तरफ महकती हुई, हर तरफ वो सौंदर्य बिखेरते हैं। लेकिन फूलों के खिलने का अपना एक मौसम होता है, वो मौसम आने पर ही फूल खिल सकता है, और फूलों के खिलने के एक समय सीमा होती है, यानी फूल अगर सुबह खिला है तो शाम तक वो मुरझा जाता है। पर कविताओं को लिखने का कोई मौसम नहीं होता है। जैसे ही कवि के मन के अंदर कोई विचार आता है, वो अपने विचार को अभिव्यक्त करने के लिए कभी भी कविता लिख देता है, उसका कोई निश्चित समय नहीं होता। और इसी तरह से अगर एक बार सुंदर रचना का निर्माण हो गया है, अगर एक बार एक सुंदर कविता बन गई है, तो फिर वो सुंदर कविता युगों युगों तक महकती रहती है, यानी उसकी जो गंध है, उसकी जो खुशबू है, वो लोग सदियों तक उसका रसास्वादन कर सकते हैं। जिस तरह से हमारे जो पुराने साहित्यकार हैं, हमारे जो पुराने ऋषि मुनि वैद्य जो लिख कर चले गए हैं, वेद पुराण और न जाने कितने अच्छे अच्छे ग्रंथ लिख कर गए हैं, वो हम अभी तक पढ़ते हैं। हमारे लिए वो आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने वो उस समय पर थे। तो एक अच्छी रचना का निर्माण होने के बाद फिर वो कभी नहीं मुरझाती, उसका रसास्वादन हम युगों युगों तक, सदियों तक करते रहते हैं। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से जो बच्चे होते हैं, बच्चे बहुत सीधे और भोले होते हैं, उनके मन के अंदर कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं होते, और बच्चे जो हैं वो हमेशा दूसरों को देखकर मुस्कुराते हैं। अगर उनका किसी के साथ झगड़ा भी हो जाए तो वो लंबे समय तक टिक नहीं पाता है, क्योंकि उनके मन के अंदर भावनाएं जो होती हैं बिल्कुल निश्चल, बिल्कुल पवित्र होती हैं। इसी तरह से बच्चों के जो खेल के साधन है वो असीमित होते हैं, वो किसी भी चीज़ को लेकर खेलना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से वो कविता से इसकी तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से जो बच्चा होता है वो भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा होता है, उसी तरह से हमारी कविताएं भी आने वाले भविष्य के बारे में भी हमें बहुत कुछ संकेत देती हैं। और जिस तरह से बच्चों के पास खेल के असीमित साधन होते हैं, उसी तरह से कविता भी शब्दों का खेल है और इसमें असीमित विषय है, किसी भी विषय पर कविता लिखी जा सकती है। जिस तरह से बच्चे सबको जोड़ने का काम करते हैं, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करते हैं, उसी तरह से जो कविताएं होती हैं वो सबके मन के अंदर प्रेम, सहयोग, भाईचारा, सद्भावना आदि गुणों का विकास करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कविताएं होती हैं, ये जो साहित्य होता है, वो न केवल हमारे देश के अंदर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबको जोड़ने का काम करती हैं। तो इस तरह से उन्होंने जब 3 तुलनाएं की हैं, एक चिड़िया से, एक फूल से और एक बच्चे से, तो चिड़िया की उड़ान से कवि की कल्पना की उड़ान को ज़्यादा बेहतर बताया, फूल के महकने से, फूल के खिलने से कविता के महकने और कविता के खिलने को ज़्यादा उत्तम बताया। लेकिन जब वो बच्चे के साथ तुलना करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं इन दोनों को बराबर रखता हूँ, क्योंकि बच्चा भी सबको जोड़ने का काम करता है, भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है, और कविताएं भी सबको जोड़ने का काम करती हैं और निरंतर प्रगतिशील हैं। तो बच्चों, आज हम सिर्फ यही कविता को आप एक बार दोबारा सुन लीजिए, इसको एक बार 2 बार सुनिए, ध्यान से सुनिए, और उसके बाद फिर हम कल दूसरी कविता करेंगे।